जय हिंद दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहने वाले हैं जनरल नॉलेज और साइंस के क्वेश्चन। जिस तरह से आपके 17 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो हमने क्या किया है, आज जो टेस्ट लेने वाले हैं टोटल 30 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें से आपके सही मार्क्स है 25 प्लस। आप सही करते हो तो एक गुड स्कोर माना जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में आपके अपने मार्क्स बताने 30 में से। हम आपको बताएंगे आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं मार्क्स पॉजिटिविटी के साथ। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुंभ एट नासिक इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। नासिक में कुंभ किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। जो कुंभ मेला है नासिक में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। हमारे पास लिमिटेड टाइम होने के कारण हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, गोदावरी। देखिए, बात करें, ये गोदावरी नदी के तट पर नासिक कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, 12 साल बाद ये आता है। अब ये कब आएगा, अब ये आएगा वर्ष 2027 में आयोजित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द करेंसी प्रिंटिंग प्रेस लोकेटेड इन एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुद्रा छपाई प्रेस कहाँ है, बताइए कहाँ पे है। देवास में, नीमच में, होशंगाबाद में या गुना में। इसका जो आंसर होगा देवास में होगा, ए इसका आंसर होगा। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत में 4 मुद्रा छपाई की प्रेस है। देखिए, जो 2 है वो भारत सरकार नियंत्रित करती है, और जो 2 है वो आती है रिजर्व बैंक के अंडर आती है। ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न के अंडर ये दोनों आती हैं। देखिए, जो भारत सरकार के अंडर आती हैं वो कहाँ पे है, नासिक महाराष्ट्र में, और दूसरी है देवास मध्य प्रदेश में। जो रिजर्व बैंक के अंडर आती है स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू, वो आती है मैसूर कर्नाटका में, और दूसरी है सालबोनी पश्चिम बंगाल में है। इम्पोर्टेंट है, ये चारों आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जरूरी नहीं है जो आपको बताया मैंने वही क्वेश्चन बने, इनसे भी बन सकता है क्वेश्चन, तो ये भी आपको याद रखने ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है, विच इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान, बताइए। म्यांमार, भारत, लाओस या मलेशिया। देखिए, आसियान की जो एब्रीवेशन होती है या फुल फॉर्म होती है वो होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फिर से बता देता हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बताइए क्या होगा इसका आंसर, वो है भारत, बी इसका आंसर होगा। देखिए, जो एशियन की जो बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो पड़ता है इंडोनेशिया, जकार्ता में। अब थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो आसियान में है उसके 10 सदस्य देश शामिल हैं, जिसके जो 10 सदस्य देश हैं उनका नाम कुछ इस तरह से है, ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश आसियान में शामिल है। देखिए, आसियान का पूरा नाम मैंने बता दिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखिए, आसियान का जो आदर्श वाक्य है, जो विज़न क्या है इनका, वो है वन विज़न, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। देखिए, इसका आसियान को ओपन करने का जो मोटिव था वो क्या था। मेरा कहने का मतलब है कि आसियान की नींव क्यों रखी गई थी। देखिए, आसियान की नींव क्या रखी गई थी, दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। कौन, आसियान, जो दक्षिणी पूर्व क्षेत्र है एशिया के, उसका ये संगठन है आसियान। इसकी जो नींव क्यों रखी गई थी, जब राष्ट्रों में बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रख लेना है याद, इसकी जो एब्रीवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द मोस्ट अबंडेंट मेटल
इन द अर्थ क्रस्टीज। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या लोहा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन की बात करो, इसकी मात्रा लगभग होती है 46.1%। और एल्यूमिनियम की बात, दूसरा है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन की जो मात्रा होती है वो होती है 22.2%। उसके बाद आता है थर्ड पर, वो आता है एल्यूमिनियम जिसकी होती है 8.23%। फिर आता है आयरन जिसकी होती है 5.63%। ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की होती है, तो इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट इज नोन एज डायमंड हार्बर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? हल्दिया का बंदरगाह, कांडला का बंदरगाह, मंझगांव का बंदरगाह या मुरगांव का बंदरगाह। देखिए डायमंड हार्बर के नाम से हल्दिया का बंदरगाह जाना जाता है, जो क्या है पश्चिम बंगाल में स्थित है और हुगली नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये बंदरगाह, हल्दिया का बंदरगाह। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? रूस, भारत, क्यूबा या चीन? देखिए वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो प्रथम स्थान है वो ब्राज़ील है। देखिए ऐसे तो प्रीवियस ईयर में 2022 में भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था चीनी का, तब प्रथम स्थान आया था चीनी के उत्पादन में। बट वैसे देखा जाए, विश्व की बात किया जाए तो ब्राज़ील पहले पर आएगा, दूसरे पर इसमें ब्राज़ील नहीं दिया है, तो इसमें क्या आंसर होगा? वो है भारत होगा। इसका आंसर बी इसका आंसर होगा। देखिए पहले पर ब्राज़ील है, दूसरा जो उत्पादन का स्थान है वो भारत का है, तीसरा है चीन, फोर्थ है थाईलैंड, पांचवा है पाकिस्तान। तो ये 5 बता दिए मैंने। जो इसमें ब्राज़ील नहीं है तो इसका क्या आंसर होगा? इंडिया होगा। पर एक चीज़ ये भी याद रखना कि 2022 में सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में उत्पादन कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। 2022 में इसने प्रथम स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 रिवर। किस देश को हजारों नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? जापान, चाइना, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड? ये मैंने पहले भी क्वेश्चन किया है प्रीवियस वीडियो में। इसका जो आंसर होगा फिनलैंड होगा, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बार बार पूछा जा रहा है। हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? लूनी, भोगवा, सिंधु या रावी? देखिए इसका जो आंसर होगा रावी होगा। डी इसका आंसर होगा। बट कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई थी 1921 में पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी, ये याद रखना है। तो इसका जो आंसर है वैसे डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ। भारत डैश का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, बताइए। मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा या अभ्रक? इसका जो आंसर होगा वो होगा डी अभ्रक। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इनके बारे में बात करें, जो अभ्रक उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया के अभ्रक का 60% उत्पादन करता है। देखिए इसकी मुख्यतः खदानें भारत के 3 राज्यों में पाई जाती है, जहाँ पे झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट इज कॉल्ड द राइस ऑफ बोल ऑफ इंडिया। किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइए। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? इसका होगा आंध्र प्रदेश, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट तुगलकनामा। तुगलकनामा डैश द्वारा लिखा गया था, बताइए। रसखान, अमीर खुसरो,
हेनस्यांग या मलिक मोहम्मद जायसी? बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए तुगलकनामा लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। देखिए अमीर खुसरो को भारत की आवाज़ या भारत का तोता या तूती हिंद के नाम से भी जाना जाता था। सितार के आविष्कार का श्रेय भी इनको ही जाता है, खुसरो को ही जाता है, तो इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना कि खुसरो को भारत की आवाज़ या भारत का तोता तूती हिंद भी कहा जाता था और सितार का आविष्कार भी इनको ही श्रेय जाता है। देखिए द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? बताइए। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी मराठा और अफगान आर्मी के बीच में। ये हुई थी 14 जनवरी 1761 में। 1761 14 जनवरी को हुई थी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 1556 21 अप्रैल को हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, किसमें? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 5 नवंबर 1556 में हुई थी। कब हुई थी? हेमू एंड मुगल एम्परर अकबर के बीच में हुई थी। 5 नवंबर 1556 को कौन सी हुई थी? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, किसमें? हेमू एंड मुगल एम्परर अकबर के बीच में हुई थी। देखिए प्रीवियस वीडियो एक मैंने बनाई थी, उसमें थोड़ा सा 19 बोल दिया था, 1956 वह 1556 होगा, उसका मैंने कमेंट सेक्शन में सही कर दिया था, बट ये मैंने प्रॉपर आपको सही बता दिया है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड? सी इसका आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट? राज्य का आधिकारिक प्रमुख कौन होता है? देखिए बड़े एस्पिरेंट कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर, बट इसका चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं राज्य के वो गवर्नर होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। देखिए जो राज्यपाल होता है राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो होता है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, कौन इनकी नियुक्ति करता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और जो सरकारी अधिकारी होते हैं जो प्रशासनिक सेवाओं में होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं और क्षमा देने या न्यायिक दंड को कम करने की शक्ति भी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर्म। भारत के संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को अपनाया था। ब्रिटेन के, आयरलैंड के, जर्मनी के या फ्रांस के? बताइए। इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले आपको आंसर से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है या राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत होते हैं वो संविधान के, देखिए इसके बारे में थोड़ा फिर से मैं एक बार फिर से बताता हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो होती है वो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके 61 तक इसका जिक्र किया गया है। मेरा कहने का मतलब है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 61 तक इसका ही जिक्र किया गया है। इम्पोर्टेंट है। कहाँ से ली गई है बताइए? बी इसका आंसर होगा, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which mineral is essential for healthy red blood cell and a deficiency might cause anemia? स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया या रक्त लपता हो सकता है? आयोडीन, क्रोमियम, आयरन या मैग्नीशियम? बताइए किसके कारण होता है?
ये होता है दोस्तों आयरन के कारण। होता क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब यदि आयरन का स्तर कम होता है तो हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित या सिंथेसाइज नहीं होता है, जिसके कारण जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, उसमें ऑक्सीजन वहन या कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया होता है। तो इसका क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनरल विच इज असेंशियल फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड इज, वो खनिज जो शरीर के तरल पदार्थों के अवशोषण और संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लोहा, कैल्शियम, सोडियम या क्लोरीन। बताइए आयरन, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, क्या होगा इसका आंसर? वो होगा सोडियम, सी इसका आंसर होगा। द काउ मिल्क इज रिच सोर्स ऑफ, गाय का दूध किसका प्रचुर स्रोत होता है? विटामिन बी, डी, ए या सी? इसका जो आंसर होगा विटामिन बी, तो इसका ए आंसर होगा। व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर इट्स, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, मास इंक्रीज, मास डिक्रीज। आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? इसका जो आंसर होगा बी होगा, आयतन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 क्वेश्चन जो बात कर रहे थे, क्या होता है जब बर्फ पिघलती है तो वो पानी में बदल जाती है, और जो बर्फ का घनत्व होता है, जो बर्फ की डेंसिटी होती है, पानी से कम होती है, इसलिए जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का निर्माण किसके कारण होता है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जमीन प्रदूषण या वायु प्रदूषण? देखिए अम्लीय वर्षा का निर्माण वायु प्रदूषण के कारण होता है। देखिए क्या होता है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। ये तब होता है जब कुछ यौगिक, मतलब कि कुछ कंपाउंड रिलीज या छोड़े जाते हैं एयर में। ये जो कंपाउंड होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, इसलिए जो अम्लीय वर्षा का निर्माण वायु प्रदूषण के कारण होता है। इसका डी आंसर होगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, इसका होगा 4 डिग्री सेल्सियस, सी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सुटेबल टू बी यूज्ड एज ए शेविंग ग्लास, निम्नलिखित में से कौन सा शेविंग ग्लास के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या ऊपर के सभी? बताइए। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? एसिडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड? बताइए क्या आंसर होगा इसका? बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल होगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त के धक्के जमने में मदद करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन के इसका आंसर होगा, सी होगा। स्पीड ऑफ साउंड फास्टर इन विच मीडियम, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है? ये तो पता होगा, ठोस में होती है, तो इनमें से किस में होगी? जल, ईंट, कांच या कठोर काष्ठ? वाटर, ब्रिक्स, ग्लास या हार्डवुड? ये तो पता है ठोस में होती है, तो इनमें से किस में से होगी? बताइए। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, तो क्या आंसर होगा इसका? सी ग्लास होगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट कार्ड, फलों के अध्ययन क्या कहलाता है? मैकोलॉजी, एंथोलॉजी या हॉर्टिकल्चर या पोमोलॉजी? बताइए क्या होगा? देखिए जो फलों के मध्यम को क्या फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, तो इसका जो होगा डी आंसर होगा।
ये शाखा फलों की खेती का अध्ययन करती है। ये जो शाखा है किसका अध्ययन करती है? फलों की खेती का अध्ययन करती है। ये किसके? वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है, मतलब कि एक बोटनी की एक ये शाखा है। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए जो मैकोलॉजी है, ठीक है, ये एक बोटनी की शाखा है और फंगी का अध्ययन करती है, मतलब ये एक जीव विज्ञान की एक शाखा है और ये किसका अध्ययन करती है? कवकों का, फंगी का अध्ययन करती है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी, एंथोलॉजी के बारे में भी। देखिए एंथोलॉजी क्या होती है? देखिए एंथोलॉजी का अर्थ होता है संकलन या संग्रह करना, मतलब किन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करना या संग्रहित करना। जब कई सारी कविताओं का या लेखन को एक साथ संग्रह या इकट्ठा किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है, उसको ही एंथोलॉजी कहते हैं। तो इसका ये भी पता लगे। एक हॉर्टिकल्चर के बारे में बात कर देते हैं। देखिए हॉर्टिकल्चर जिसे हम बागवानी कहते हैं, ये एक एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, कृषि की एक शाखा है जो पौधों को उगाने से संबंधित है। तो वैसे इसका जो आंसर होगा डी आंसर होगा। मैंने सभी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर दिया, बट इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? सेकंड, हर्ट्स, मीटर या नन ऑफ दीज? इसका होगा हर्ट्स, बी इसका आंसर होगा। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द नॉन मेटल विच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उन धातुओं के नाम लिखिए जिनका गलनांक और कथनांक उच्च होता है। गैलियम, डायमंड, सीजियम या लेड? इसका जो आंसर होगा वो होगा डायमंड, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ? बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु से बना होता है? चांदी, कॉपर, लेड या नाइक्रोम? डी इसका आंसर होगा नाइक्रोम। लास्ट क्वेश्चन है। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर? वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एमीटर, वोल्टमीटर, भूकंप सूचक यंत्र या बैरोमीटर? इसका जो आंसर होगा बैरोमीटर होगा। डी आंसर होगा। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। देखिए अमीटर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए। अमीटर का यूज़ किया जाता है। और सिस्मोग्राफ का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जब भूकंप के दौरान सतह तक पहुँचने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तब हमें पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है डीप चली हुई है, आपको हर टॉपिक के हर एक क्वेश्चन के बारे में डीपली नॉलेज है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी।